ठीक है, तुमने अच्छा वो याद दिला दिया। हाँ, बैटरी को अगर हम किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस भी आएगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह वजह से चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही तुमने सर्किट को क्लोज किया, तो यहाँ से चार्जेस, ठीक है, चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वो कंडक्टर के अंदर से होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हायर से लोअर पोटेंशियल पर पहुंच जाएंगे। अब हायर से लोअर पोटेंशियल पहुंचने के बाद चार्ज चार्ज को नेचुरली तो रुक जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है, तो बैटरी क्या करता है कि कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर की केमिकल फोर्स अप्लाई करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर बैटरी की कंडीशन तुम देखोगे कि ये हमारे पास बैटरी है, और इसको अगर हम कंडक्टर के पास यूं कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है, तो तुम गेस कर सकते हो कि जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे, बैटरी के अंदर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैं थोड़ा इंडिकेटिव पैटर्न बना रहा हूँ समझाने के लिए, बस फील्ड कुछ इस तरह से सेटअप होगा। ठीक है, तो इस फील्ड का जो कंपोनेंट है ना, वो बाहर तो चार्जेस है नहीं, लेकिन कंडक्टर के अंदर ये चार्जेस, इन चार्जेस को, ये जो कंजर्वेटिव फील्ड है, वो हायर से लोअर तो नेचुरली, ठीक, कैरी करके ले जाएगी। तो नेचुरली ये जो चार्जेस है ना, हायर से लोअर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन लोअर से हायर अपने आप नहीं जाएंगे। लोअर से हायर जाने के लिए बैटरी क्या करेगी, इन चार्जेस के ऊपर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में केमिकल, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का केमिकल फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो जो भी चार्ज जो कि हायर से लोअर पोटेंशियल पर पहुंचा है, उनको बैटरी लोअर से हायर पोटेंशियल तक खुद पहुंचाएगी। ठीक है, तो एक भी चार्ज अगर हायर से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर आता है, तो बैटरी के अंदर वही चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच जाता है। तो चार्जेस का सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कंडक्टर के अक्रॉस या सर्किट में एक स्टेडी करंट मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि कितना करंट होगा। तो कल हम लोगों ने, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन की, डेरिवेशन किया, और उसमें फाइनल रिजल्ट आया था कि कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, करंट डेंसिटी हमेशा उस कंडक्टर की या कंडक्टर के मटेरियल की कंडक्टिविटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगी। ठीक है, और ये इंट्यूटिव भी है कि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर रहेगा, उत चार्जेस का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, चार्जेस का फ्लो रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो करंट डेंसिटी कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम हमने रखा था कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी इसलिए रखा था क्योंकि ये कांस्टेंट एक तरह से बताता है कि मटेरियल के अंदर चार्जेस का फ्लो कितना ज्यादा फेवरेबल है। इसको एग्जांपल देकर के भी समझाया था कि अगर हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल्स के कंडक्टर्स हैं, और दोनों में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हम करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसमें ज्यादा करंट, ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे। ठीक है, और जिसकी कंडक्टिविटी कम होगी उसमें कम करंट फ्लो करेगा। ऑब्वियस है। ठीक है, कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी होगी? तो कंडक्टिविटी की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। ये सारी चीजें लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई। तो इसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू नंबर डेंसिटी और मीन फ्री टाइम पर डिपेंड करेगी, और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से मीन फ्री टाइम कम होता है, क्योंकि कोलिजन्स फ्रीक्वेंट होते हैं।
तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। नॉर्मल केसेस में किसी भी मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए, मेटल्स कंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए कंडक्टिविटी बढ़ाने सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। नॉन मेटल्स के जो इंसुलेटर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी तो ऑलरेडी बहुत कम है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से और कम हो जाएगी। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन कंडक्टर के साथ प्रॉब्लम है। कंडक्टर की कंडक्टिविटी अच्छी खासी है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज करने लगती है। और सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। इतना ही बताया था पिछली क्लास में, और कुछ नहीं बताया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, इसके आगे हम बोलते हैं कि हमें हमें जो कंडक्टर दिया गया था उसके लिए हमें करंट डेंसिटी नहीं कैलकुलेट करना था, उसके लिए हमें करंट पता करना था, ठीक है। और उस मटेरियल के लिए चलो कंडक्टिविटी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है। हमें बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, ठीक है। बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस पता है, ठीक है। तो हमें V पता है और हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो कंडक्टर के अंदर ये ओम्स लॉ का जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है उसी को हम थोड़ा और प्रॉपरली लिखते हैं। ये कंडक्टर हो गया, ये बैटरी हो गई, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। क्या है फाइनल रिजल्ट, क्या था? करंट डेंसिटी इक्वल्स कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब एक एक करके बताओ करंट डेंसिटी का मतलब क्या है। करंट डेंसिटी का मतलब है कि करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, करंट अपॉन एरिया, ठीक है। और ये ए कौन सा एरिया है? ये एरिया इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इस लेटेस्ट से इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको मैं कंडक्टर को साइड में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। सिग्मा विच इज कंडक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो हम सोचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। पोटेंशियल सेम है तो करंट कैसे मूव करेगा? अच्छा हाँ, तुम्हारा जो डाउट था उसको अभी डिस्कस करेंगे। प्रसादुक और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हाँ वेरी गुड। तो इस कंडक्टर के अंदर देखेंगे, हमें पता है कि इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो क्या हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। और तुम्हें पता है इस कंडक्टर के अंदर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऐसे चार्जेस होंगे, यहाँ पे चार्जेस होंगे, कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं वो ऑलमोस्ट, चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं V इक्वल्स E टाइम्स L, ठीक है। जहाँ पे L का मतलब है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ट्रैवल करने से पोटेंशियल कितना चेंज करता है? यूनिफॉर्म फील्ड के लिए होता है E मल्टीप्लाइड बाय L, ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लिखेंगे V अपॉन L। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये होगा V इक्वल्स, V को लेफ्ट साइड में कर देते हैं, बाकी सारे टर्म्स, तो ये वैल्यू आ रही है
ये वैल्यू आ रही है L अपॉन सिग्मा ए टाइम्स आई। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, L अपॉन सिग्मा ए को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो सिग्मा है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन सिग्मा को लिख रहा हूँ रो, रो L अपॉन ए टाइम्स आई। और इक्वेशन को और ज्यादा सिंपल रखने के लिए ये वाला जो टर्म है, तुम देख सकते हो कि V तो कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, ठीक है, और I तो कंडक्टर की लेंथ के अलोंग करंट है। बाकी ये रो L अपॉन ए की जो वैल्यू है वो इस कंडक्टर पर डिपेंड करेगी, ठीक है, क्योंकि लेंथ, कंडक्टर का लेंथ क्या है, कंडक्टर का एरिया कितना है, वो कंडक्टर के डायमेंशन पर और रो कंडक्टर के मटेरियल पर। तो रो L अपॉन ए सिर्फ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा। तो इस पूरे टर्म का नाम हम रख देते हैं, ये हमारे पास रिजल्ट आया है रो L अपॉन ए टाइम्स आई। तो इस रो L अपॉन ए को हम लिख देते हैं, ये कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप है ये कंडक्टर के लिए फेमस ओम्स लॉ कहलाता है। और ये रिलेशनशिप कहता है, कोई भी कंडक्टर ले लो, कोई भी कंडक्टर ले लो, ठीक है, उस कंडक्टर के अक्रॉस तुम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो। जब भी तुम कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर के अक्रॉस हमेशा एक करंट भी सेटअप होगा, और ये जो करंट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस हम डबल करते जाएंगे, डबल करेंगे तो करंट 2 टाइम्स फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम 10 टाइम्स बढ़ा देंगे, ठीक है, 10 टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे तो करंट भी बिल्कुल 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम हम रखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये प्रीवियस स्लाइड है, और ये आर इस कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस कहलाता है। और रेजिस्टेंस क्यों कहलाता है, रेजिस्टेंस की लिटरल मीनिंग तो यही है कि किसी भी चीज को रेजिस्ट करना। तो ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सेंस में क्यों कहला रहा है, इस तरह से सोच सकते हो कि मान लो तुम दो अलग अलग कंडक्टर्स लेते हो, ठीक है, और दोनों में बिल्कुल सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो। ठीक है, मान लो दोनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, तो जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें कम करंट फ्लो करेगा, और जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होगी उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो एक तरह से रेजिस्टेंस ये बताता है कि वो कंडक्टर करंट के फ्लो को कितना अपोज कर रहा है। ठीक है, कंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस, कंडक्टर की रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उस कंडक्टर के अंदर चार्जेस को फ्लो करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जितनी कम होगी चार्जेस को फ्लो करना उतना आसान हो। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कंडक्टर की बॉडी है ना, कंडक्टर के मटेरियल पर तो डिपेंड करती ही है, साथ साथ कंडक्टर के डायमेंशंस पर भी डिपेंड करती है। और ये बहुत लॉजिकल है कि ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या क्या टर्म आते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी तो मटेरियल पर डिपेंड करती है, अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए थी, लेकिन इसके साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू
लेंथ अपॉन एरिया। तो तुम देख सकते हो कि जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, तो चार्ज कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, ऑब्वियस है। अब जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ना इस कंडक्टर के अंदर, उन्हें ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा आयन के मेश को ज्यादा दूर तक, ठीक है, क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चार्जेस, मान लो तुम्हें छोटा सा एक कंडक्टर दिया जाता है, बड़ी लेंथ का कंडक्टर दिया जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर दोनों में सेम है, तो तुम्हें देख करके क्या लगता है कि चार्जेस को किस कंडक्टर को क्रॉस करना ज्यादा आसान होगा? जो जिसकी लेंथ कम है उसमें चार्जेस आसानी से क्रॉस करेंगे, जिसमें लेंथ ज्यादा है उनको ज्यादा आयन मेश को की लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा, ज्यादा डिफिकल्ट होगा अगर लेंथ ज्यादा है तो। और लाइक वाइज अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा एरिया होने की वजह से ज्यादा चार्जेस को फ्लो करना आसान है, और एरिया कम है तो कम चार्जेस फ्लो कर पाएंगे। तो एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, ठीक, क्योंकि चार्जेस का फ्लो उतना आसान होगा, और एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस का फ्लो उतना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस से भी तुम कह सकते थे कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए थी, और मैथमेटिकल रिजल्ट्स भी डेरिवेशन के बाद यही इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, कि अब यहाँ तक किसी को पूछना है तो अब पूछ लो। अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया, अभी कल की क्लास और अभी की क्लास मिला करके कंक्लूजन ये है कि हम अगर कोई कंडक्टर लेते हैं, उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस करंट भी फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा वो V इक्वल्स आई आर से कैलकुलेट करेंगे, जहां पर R उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की वैल्यू रो L अपॉन A के इक्वल होगी, और रो यहाँ पर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कहलाती है, और रेजिस्टिविटी और कुछ नहीं है, वो इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी है। रेजिस्टिविटी कल हमने कंडक्टिविटी डिफाइन किया था, तो उसका इनवर्स कर दो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, वो उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे। जिस तरह से कंडक्टिविटी इंडिकेट करती है कि उस मटेरियल के अंदर चार्ज, वो मटेरियल चार्जेस के फ्लो के लिए कितना फेवरेबल है, तो उसी तरह से रेजिस्टिविटी उसका इनवर्स कर लेंगे, तो रेजिस्टिविटी इंडिकेट करेगी कि वो मटेरियल चार्जेस के फ्लो के लिए कितना अनफेवरेबल है। ठीक है, हाँ अब पूछो क्वेश्चंस। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी, तो जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V है वहाँ पे क्यू वी, जहाँ पर पोटेंशियल जीरो वहाँ पर जीरो है, तो एक से एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो ये पर हाँ, तुम्हारा जेन्युइन क्वेश्चन है, लेकिन तुम यहाँ पर भूल रहे हो कि मैंने बताया कि बैटरी क्या कर रही है ना, एनर्जी, इस सर्किट के एनर्जेटिक्स को हम जब देखेंगे ना, तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो तुम पूछ रहे हो तसल्लुक। लेकिन अभी शॉर्ट में आंसर करने के लिए हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, मतलब बैटरी क्या करी, लोअर से हायर पोटेंशियल तक पहुंचा दी, तो तुम बोलोगे इसकी एनर्जी तो, अगर एनर्जी के टर्म्स में हम बात करेंगे, ये मान लो 0 वोल्ट है, ये V वोल्ट है, तो हम लोअर से हायर तक चार्ज को पहुंचा रहे हैं, तो लोअर से हायर पहुंचाने में तो एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए, एनर्जी, सॉरी, एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए। तो चार्ज की एनर्जी इंक्रीज कैसे हो रही है, तो चार्ज की एनर्जी इंक्रीज करने के लिए केमिकल फोर्स है ना, ये केमिकल फोर्स ही तो पुश करके वर्क करके चार्ज की एनर्जी बढ़ा रहा है। ठीक है, और इधर से इधर आने में एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए, तो एनर्जी डिक्रीज करती है, लेकिन वो एनर्जी इस कंडक्टर के अंदर डिसिपेट हो रही है। अभी एनर्जी के बारे में कुछ मत सोचो, अभी मेरा टारगेट सिर्फ करंट और वोल्टेज से, और बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं। मैं चाहता था कि ये रिजल्ट तुम लोग अपनी आंखों से डिराइव होता हुआ देखो, तभी इस रिजल्ट को हम आगे यूज करेंगे। अब आगे आ जाते हैं।
सर्किट एनालिसिस, फिर सर्किट सॉल्व। तो इसमें सबसे इस चैप्टर में सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें तुम्हें बहुत सारे रेजिस्टेंस दे दिए जाएंगे और बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज बैटरी दे दी जाएगी, ठीक है। अलग अलग बैटरी को रेजिस्टेंस के साथ ज्वाइन करके कैसा भी सर्किट बना दिया जाए। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। मान लो तुम्हें ये एक कंडक्टर ऐसे दे दिया गया और ठीक है, अलग अलग तरीके से सर्किट बनाया जा सकता है। और तुमसे पूछा जाएगा कि उस सर्किट के अंदर किसी भी ब्रांच के अलोंग करंट कितना है, या उस सर्किट के अंदर किसी भी नोड पर, नोड का मतलब कोई पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर वोल्टेज कितना है। तो सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो है सर्किट सॉल्विंग का। तो अगर हमें कोई सर्किट दे दिया जाएगा तो उसको सॉल्व करने का मतलब होगा कि उस सर्किट के अंदर हर ब्रांच में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना, हर पॉइंट पर वोल्टेज कैलकुलेट करना, ठीक है। तो हम किसी भी सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने का मैं किसी भी जनरल सर्किट को सॉल्व करने के लिए मैं स्टेप्स लिख देता हूँ, और हर बार की तरह तुम इन स्टेप्स को फॉलो करोगे प्रॉपरली तो सर्किट सिंपल से सिंपल हो, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर इन स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो किसी भी सर्किट को सॉल्व करके हर ब्रांच में करंट और हर पॉइंट पर वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही मेजर पोर्शन है इस चैप्टर का, सर्किट सॉल्विंग, ठीक है। सर्किट इसके स्टेप्स लिखने जा रहा हूँ कि अगर हमें कोई सर्किट दे दिया गया है तो उस सर्किट को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन सर्किट को सॉल्व करने के स्टेप्स बताने से पहले कुछ पॉइंट्स, हाँ, सबसे पहला जो कि कल तुम लोगों ने डाउट नहीं पूछा था वो मैं आज तुम लोगों को बता देता हूँ। एक सेकेंड जरा होल्ड करना, मैं थोड़ा मैसेज आया। तो मतलब हम बहुत सारे अलग अलग मेटल्स को यूज करके एलॉयज बनाते हैं जिसकी की रेजिस्टेंस बिल्कुल प्योर अच्छे मेटल्स, कंडक्टिंग मेटल्स अगर यूज करो उसकी रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल होगी, तो वो हमारे हो सकता है सर्किट में किसी काम का नहीं होगा, ठीक, क्योंकि उसके अंदर उसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। तो कंसीडरेबल रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम लोग एलॉयज भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें सर्किट में ये कंडक्टिंग वायर मेंशन किया गया है तो तुम मानोगे कि इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ठीक है। और रेजिस्टेंस में मेंशन किया गया है तो तुम मानोगे कि उसके अक्रॉस सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसकी रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट होगी कंपेयर टू कंडक्टिंग वायर, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते टाइम में ही बताया था कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में पहुंच गया है तब तो हम मान सकते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उस कंडक्टर के पास एक यूनिक पोटेंशियल होगा, पूरे कंडक्टर का हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन अटेन करने से पहले पहले जब तक चार्जेस मूव कर रहे हैं तब तक हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कंडक्टर का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होगा। फिर यहाँ पर जब हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि ये जो कंडक्टिंग वायर हमने कनेक्ट किया है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था कि क्योंकि हमने अपने सिलेंडर को इस कंडक्टिंग कॉपर वायर से कनेक्ट किया है, क्योंकि ये कंडक्टर है तो जितना भी पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल का होगा उतना ही पोटेंशियल कंडक्टर के लेफ्ट एंड का हो जाएगा।
जैन मैंने ज्यादा नहीं बताया, अभी 1 सेकेंड में तुम्हें बता दूंगा क्या क्या है। हाँ, तो इसका क्या आंसर होगा? अब हम नहीं बोल सकते, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नहीं है, इसमें चार्जेस कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, क्योंकि चार्जेस कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं तो कंडक्टर है, तो क्या हुआ, कंडक्टर का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चार्जेस मूव भी कर रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये सही बात है कि कंडक्टर का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पर नहीं होगा। और ट्रू मेजरमेंट से तुम ये वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा हाई होगा, और ये वाला, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन कहाँ है, इसके अंदर से चार्जेस तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। अगर कंडक्टर के अक्रॉस चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो वो केबल इस कॉपर वायर के अक्रॉस भी फ्लो कर रहे होंगे। ठीक है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि क्योंकि इसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो इस पूरे केबल का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, और ट्रू सेंस में इस पॉइंट का पोटेंशियल थोड़ा सा हाई होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल थोड़ा सा लो होगा। लेकिन इन दोनों एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, V इक्वल्स आई आर, से तुम बोल सकते हो कि क्योंकि क्योंकि ये कंडक्टर है ना, और कंडक्टर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ऑलमोस्ट जीरो होगा। कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस, वो ओम्स लॉ की वजह से हो रहा है, ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल उतना ज्यादा ड्रॉप नहीं करेगा, जो भी ड्रॉप होगा पोटेंशियल, वो रेजिस्टर के अक्रॉस करेगा। अच्छा ठीक है। जैन मैंने अभी क्लास में कल तुम लोग को यहाँ पर छोड़ा था, तो ये जो माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ है, इसी को बस अ, उसको हमने मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। जो करंट डेंसिटी थी उसको करंट के फॉर्म में लिखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज के फॉर्म में लिखा, और ये रिलेशनशिप फेमस ओम्स लॉ में ट्रांसफॉर्म हो गया, जो कि हम अभी यूज करने वाले हैं। ठीक है, ओम्स लॉ का मतलब है कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, V वोल्टेज अगर अप्लाई करते हैं एंड्स के अक्रॉस, तो उसमें करंट V इक्वल्स आई आर के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला कि हमें अलग अलग सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चंस इस चैप्टर में दिए जाएंगे, उसमें अलग अलग रेजिस्टर दिए जाएंगे, अलग अलग बैटरीज दी जाएंगी, और उनको अपनी मर्जी से किसी भी कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया जाएगा, और तुम्हें सॉल्व करके पूछा जाएगा कि सर्किट के अंदर करंट क्या है, वोल्टेज क्या है। तो किसी भी सर्किट के अंदर करंट वोल्टेज कैलकुलेट करने को हम बोलते हैं सर्किट सॉल्विंग। सर्किट सॉल्विंग का मतलब है उस सर्किट के हर ब्रांच में करंट पता करना और हर पॉइंट पर वोल्टेज पता करना। तो सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर्किट सॉल्विंग के स्टेप्स लिखवाने जा रहा हूँ, स्टेप्स को फॉलो करोगे कोई भी सर्किट हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सर्किट सॉल्विंग के स्टेप्स बताने से पहले आ, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स। ठीक है, सर्किट सॉल्विंग हम बता सकते हैं। सर्किट सॉल्विंग के स्टेप्स तुम तभी समझ पाओगे जब हम सर्किट के किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस, जब सर्किट को हम जॉइन कनेक्ट करते हैं ना, तो उसमें कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, उसमें रेजिस्टर होता है, उसमें बैटरी होती है, उसमें कैपेसिटर आएगा, और उसमें इंडक्टर्स भी आएंगे, और भी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट्स को जिनको ज्वाइन करके हम सर्किट बनाते हैं, उसको सर्किट एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हर बार तुम सर्किट को ड्रॉ करने के लिए कंडक्टर की या रेजिस्टर की एक्चुअल शेप ड्रॉ करोगे, और बैटरी की एक्चुअल शेप करोगे, तब तो वो बहुत ही लेंदी होगा, और वो बहुत ज्यादा सुइटेबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्किट ड्रॉ करने के लिए सर्किट एलिमेंट्स के सिंबल्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सर्किट सॉल्व हम तभी कर पाएंगे जब हमें सर्किट के अंदर ट्रैवल करके किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में पोटेंशियल चेंज लिखना आता हो। ठीक है, तो मैं पोटेंशियल चेंज कैसे लिखेंगे किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस, वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस ट्रैवल करने के बाद पोटेंशियल कितना चेंज करेगा,
वो अभी लिखने जा रहा हूँ। ठीक, इसको अच्छे से समझो, यही मेन पार्ट है सर्किट सॉल्विंग का। ठीक है, तो सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारे पास लेटेस्ट से वो है रेजिस्टर। ठीक है, और रेजिस्टर का जो सर्किट सिंबल है वो कुछ इस तरह से, ठीक, जहां पे भी सर्किट बनाना है ये सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद दूसरा एलिमेंट है हमारे पास लेटेस्ट से बैटरी। ठीक है, हमारे पास दूसरा एलिमेंट है बैटरी। तो बैटरी को ड्रॉ करने का तरीका होता है कि हम एक लार्ज बार और एक स्मॉल बार इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और जो जो लंबा वाला ये बार है ना, ये पॉजिटिव एंड को, बैटरी के पॉजिटिव एंड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो छोटा वाला है ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सर्किट में अगर बैटरी बनानी है तो ऐसे बनाएंगे। उसके बाद कौन सा एलिमेंट आता है, उसके बाद कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर का दोनों सिंबल यूज होता है, ये कभी ऐसे भी यूज होता है और एक को थोड़ा कर्व कर देते हैं। ठीक, ऐसे भी यूज होता है, लेकिन मैं इस तरह से कैपेसिटर। ठीक, और फाइनली इंडक्टर। तो इंडक्टर के बारे में भी कुछ नहीं तुम्हें पूछना है, नहीं मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा, लेकिन ताकि हम जो थ्योरी बता रहे हैं वो कंप्लीट हो अपने आप में, तो इसीलिए इंडक्टर वाला भी केस हम ले लेते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टर है तो रेजिस्टर के अक्रॉस करंट भी फ्लो कर रहा होगा किसी डायरेक्शन में, लेट अस से यूं करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और हर एलिमेंट के अक्रॉस करंट फ्लो कर सकता है। मान लो इसमें भी इसमें करंट लिख नहीं रहा हूँ, ये जो एरो दिखा रहा हूँ ना ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, मान लो इसमें करंट यूं फ्लो कर रही है, इसमें मान लो करंट यूं फ्लो कर रहा है, लेकिन ये कैपेसिटर है, इसके प्लेट्स पर चार्ज आएगा, तो इसमें से कोई एक प्लेट होगा जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज आएगा, कोई दूसरा प्लेट होगा जिसपे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और ये कैपेसिटर पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने का एलिमेंट होता है, और चार्ज स्टोर करने के लिए या एनर्जी स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर को यूज करते हैं, और कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, और ये इंडक्टर है और इसके अंदर भी करंट फ्लो कर रहा होगा, तो लेटेस्ट से इसमें हम यू करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टर है तो इसकी रेजिस्टेंस लेटेस्ट से आर है, और ये बैटरी है तो इस बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी की ईएमएफ के इक्वल भी होता है। अभी के लिए तुम ईएमएफ का मतलब समझोगे बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, ईएमएफ की कहानी डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बैटरी की ईएमएफ का मतलब है वोल्टेज वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स। और इस कैपेसिटर के लिए लेटेस्ट से कैपेसिटेंस सी है, इंडक्टर के लिए इंडक्टेंस एल है। ठीक है, इस तरह के एलिमेंट्स तुम्हें सर्किट में मिलेंगे। तो ए बी, ए, मैं एक एक करके हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज लिखने जा रहा हूं इन ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, हम ए से बी ट्रैवल करेंगे और देखेंगे पोटेंशियल चेंज कितना हो रहा है एक एक करके हर एक एलिमेंट के अक्रॉस। पोटेंशियल चेंज का मतलब तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, मान लो ए पॉइंट का पोटेंशियल +50 वोल्ट है, बी पॉइंट का 20 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर तुम ए से ट्रैवल कर, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हें पता है, ए से बी ट्रैवल करते हो तो पोटेंशियल चेंज कितना होगा। ए से बी ट्रैवल करोगे तो पोटेंशियल चेंज कितना होगा इस केस में। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज है, लेकिन जब भी मैं पोटेंशियल चेंज बोलूंगा तो पोटेंशियल चेंज के साथ दो चीजें एसोसिएटेड है। एक तो पोटेंशियल चेंज का साइन होगा और दूसरा मैग्नीट्यूड होगा। पोटेंशियल चेंज का साइन इंडिकेट करेगा
कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने में पोटेंशियल की वैल्यू राइज कर रही है या फॉल कर रही है। ठीक है। और अगर पोटेंशियल चेंज का साइन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल इंक्रीज किया है, हम हम लोअर से हायर जा रहे हैं, है ना। और पोटेंशियल चेंज का साइन अगर नेगेटिव आया है, इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, हम हायर से लोअर जा रहे हैं। इतना तो पता है ना सबको। तो यहाँ पे बताओ पोटेंशियल चेंज की वैल्यू क्या लिखेंगे इस केस में। पोटेंशियल चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ए से बी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज क्या होगा, -30 होगा। -30 का मतलब है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम हाई से लो जा रहे हैं, और 30 रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना है पोटेंशियल चेंज का। ये सिंपल है। अगर इसी केस में हम बी से ए ट्रैवल कर रहे होते तो पोटेंशियल चेंज कितना लिखते, +30 लिखते। ठीक है। तुम्हें याद दिला दे, पोटेंशियल चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है। तो पोटेंशियल चेंज अगर पॉजिटिव होगा तो हम लो से हाई जा रहे हैं, और अगर पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होगा तो हाई से लो आ रहे हैं। इसमें किसी को कुछ कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मुझे मैग्नीट्यूड बताना, और उसके बाद फिर साइन डिस्कस करेंगे। एक एक करके हर एक एलिमेंट के लिए पोटेंशियल चेंज। और पोटेंशियल चेंज को मैं यहाँ पे डेल्टा नहीं लिख रहा हूँ, वो अंडरस्टूड है। पोटेंशियल चेंज को यहाँ पे मान लो मैं वी से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। पोटेंशियल चेंज कितना होगा, या चलो तुम लोगों के लिए डेल्टा वी भी लिख ही देता हूँ। हम ए से बी ट्रैवल कर रहे हैं, ये हम किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं वो ये येलो कलर की लाइन इंडिकेट करेगी। लेट अस से हम ए से बी ट्रैवल करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रैवल कर रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो तुम ट्रैवल करते हो और तुम देखते हो कि रेजिस्टर के अक्रॉस करंट आई है और रेजिस्टेंस आर है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल चेंज की वैल्यू, पोटें रेजिस्टर के लिए अभी ओम्स लॉ लिखा, और ओम्स लॉ कहता है कि अगर इसमें करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है, तो तो रेजिस्टर के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आई आर के इक्वल होगा, है ना। क्योंकि ये रेजिस्टर है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे पोटेंशियल चेंज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो आई आर होगा। अब दूसरा पॉइंट है कि पोटेंशियल डिक्रीज किया या इंक्रीज किया, ये कैसे पता लगाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से ए ज्यादा पोटेंशियल पर है या बी का पोटेंशियल ज्यादा है, कैसे बताएंगे। कैसे बताएंगे। तो उसके लिए तो मैं याद दिलाऊंगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ये पॉपुलर थ्योरी है कि जब भी हम फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। पोटेंशियल डिक्रीज करता है जब भी हम फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक है। और रेजिस्टर के लिए फील्ड की डायरेक्शन का मतलब है करंट की डायरेक्शन, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर ही तो करंट फ्लो करेगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी हम करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो इस केस में देख करके बताओ, हम ए से बी आ रहे हैं ना, तो हम करंट के अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं या ऑपोजिट ट्रैवल कर रहे हैं। करंट के अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, और पोटेंशियल डिक्रीज करने का मतलब है पोटेंशियल चेंज को माइनस आई आर लिखना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें, साइन और मैग्नीट्यूड में किसी को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। तो रेजिस्टर का रूल है कि पोटेंशियल चेंज का मैग्नीट्यूड आई आर लिख देंगे ओम्स लॉ से, और पोटेंशियल चेंज का जो साइन होगा वो करंट की डायरेक्शन देख करके पता लगाएंगे। हम देखेंगे कि हम इनिशियल से फाइनल पॉइंट जाने में करंट के अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं या ऑपोजिट ट्रैवल कर रहे हैं। जब भी हम करंट के अलोंग ट्रैवल करेंगे पोटेंशियल फॉल करेगा,
ऑपोजिट ट्रैवल करेंगे, पोटेंशियल राइज करेंगे। ऐसे भी सोच सकते हो, करंट अगर ए से बी जा रहा है तो करंट ए से बी तभी जाएगा ना, मतलब चार्जेस ए से बी तभी जाएंगे ना जब ए वाला हायर पोटेंशियल पर होगा और बी वाला लोअर पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बैटरी पर या सेल पर। ठीक, टेक्निकली सेल बोलना चाहिए, सेल का मतलब होता है एक सेल, और सेल की कॉम्बिनेशन में बैटरी हम बोलते हैं। एनीवे तो हमारे पास ये सेल है और हम ए से बी ट्रैवल करके पोटेंशियल चेंज लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल चेंज का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड, वो तो बैटरी है तो उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो बैटरी की ईएमएफ के इक्वल होगा। मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, तुम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाओगे तो पोटेंशियल चेंज 12 वोल्ट का ही होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें करंट देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब इसका साइन कैसे लिखेंगे? साइन लिखना और आसान है, तुम यहाँ पे खुद ही देख करके, पहले तो तुम्हें रेजिस्टर के लिए करंट की डायरेक्शन से पता लगाना पड़ता था कि हम हायर से लोअर जा रहे हैं या लोअर से हाई जा रहे हैं। ठीक, करंट देख के पता चलता था कौन सा पॉइंट हाई है कौन सा पॉइंट लो है। लेकिन बैटरी का तो टर्मिनल देख करके ही बता सकते हो कि बैटरी का अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का वो हमेशा हायर हायर पोटेंशियल पर होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो इस केस में भी हम ना हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें पोटेंशियल चेंज नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम है इसमें? खुद से कर लोगे, बैटरी दी जाए रेजिस्टर दिया जाए तो उसके अक्रॉस चेंज लिखना आ जाएगा। ठीक है, थर्ड केस, कैपेसिटर। कैपेसिटर ठीक है, सबसे पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल, मान लो हम इसमें भी ए से बी ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक, बैटरी का रूल था कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हायर होता है और नेगेटिव वाला लोअर होता है, तो तुम्हें पहले से ही पता है कौन हाई लो है, तो ट्रैवल करते टाइम में पोटेंशियल चेंज का साइन पता चल जाएगा। कैपेसिटर पर आते हैं, मान लो हम इस केस में ए से बी ट्रैवल कर रहे हैं, तो सबसे पहले पोटेंशियल चेंज का मैग्नीट्यूड। तो कैपेसिटर के लिए तुम आगे पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा कि कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है ना वो सीवी के इक्वल होता है। ठीक है, ये तुम्हें बताया जाएगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो चार्ज पर डिपेंड करता है, चार्ज अपॉन सी। ठीक है तो अगर तुम्हें चार्ज पता है तो तुम्हें वोल्टेज भी पता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा। ठीक है, और ये ऑब्वियस भी है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो क्यू अपॉन सी के इक्वल होगा। सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस। ठीक, कैपेसिटेंस अभी पढ़ाया जाएगा तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद चेंज का साइन, तो हमें पता करना पड़ेगा इसमें टर्मिनल ए हाई पर है या टर्मिनल बी हाई पर है, वो कैसे पता चलेगा? वो भी आसान है, ये कैपेसिटर कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पर होता है, और जो नेगेटिव प्लेट होता है वो लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो बैटरी की तरह ही कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल चेंज का साइन देखना तो और आसान है। डायरेक्टली तुम प्लेट करंट किधर भी जा रहा हो सकता है करंट जीरो हो सकता है करंट फ्लो कर रहा हो, लेकिन हम सिर्फ कौन सा प्लेट पॉजिटिव प्लेट है कौन सा नेगेटिव प्लेट इसी से पता चला है कौन हाई पर है कौन। ऑब्वियसली जो पॉजिटिव प्लेट है उसका पोटेंशियल हाई होगा, नेगेटिव का लो होगा। यहाँ पर हम हाई से लो जा रहे हैं तो इसमें भी साइन नेगेटिव। अगर मान लो मैं बी से ए ट्रेवल करता, अगर बी से ए ट्रेवल करता तो पोटेंशियल चेंज तो क्यू बाई सी होता है, लेकिन उसका जो साइन होता है ना वो इस बार पॉजिटिव लिखना पड़ता। ठीक, क्योंकि हम लो से हाई जाते अगर बी से ए ट्रेवल करते, लेकिन इस बार ए से बी ट्रेवल कर रहे हैं तो इसको हम
माइनस क्यू अपॉन सी, ठीक है। और फाइनली इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल चेंज है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी बस, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए मैं सोच रहा था कि अगर इंडक्टर को सिर्फ अकेला छोड़ने से क्या फायदा, इसको बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए डिस्कस कर लिया तो इंडक्टर को भी ऐड कर लेते हैं, हालांकि ये यूज नहीं होगा अभी। पोटेंशियल चेंज का जो मैग्नीट्यूड होता है एल डी आई बाई डी टी होता है, और पोटेंशियल चेंज का जो साइन होता है वो हम जैसे रेजिस्टर के लिए पोटेंशियल चेंज का साइन देखते हैं उसी तरह से बताते हैं। करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो राइज करेगा वोल्टेज, और करंट की डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करेंगे तो फॉल करेगा। इस केस में करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। इन चारों एलिमेंट्स के लिए पोटेंशियल चेंज चेक कर लो। इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। इसमें किसी को कोई डाउट है? फोर्थ वाला, थर्ड में ऑपोजिट, नहीं नहीं नहीं, ठीक, बैटरी का। चलो मैं एक एक करके, तुम सब लोग अलग अलग पूछ रहे हो, ठीक है। ये हमारे पास बैटरी है, ठीक है, बस ऐसे सिंबल बना दिया गया और ये बोल दिया गया 12 वोल्ट है, ठीक है। अगर हम ए से बी की तरफ ट्रैवल करते हैं, ठीक, ए से बी जा रहे हैं, तो हम पोटेंशियल चेंज कितना लिखेंगे पता है? इसकी ईएमएफ 12 वोल्ट है, तो पोटेंशियल चेंज का मैग्नीट्यूड तो 12 होगा। इसमें करंट, बैटरी के क्रॉस करंट किधर भी हो, इधर हो या इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करंट किधर भी जा रहा हो, करंट नहीं डिसाइड करेगा कि कौन सा पॉइंट हाई पर है कौन सा लो है बैटरी के लिए, क्योंकि बैटरी बैटरी हमेशा करंट कैसे ही फ्लो कर रहा हो, बैटरी का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये हमेशा हायर पोटेंशियल पर होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो अगर हम ए से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पर होता है, नेगेटिव लोअर पर होता है। हाई से लो गए, पोटेंशियल फॉल किया, चेंज नेगेटिव, ठीक है। करंट किधर भी हो, ठीक है, करंट किधर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बैटरी के लिए। करंट रेजिस्टर के लिए पोटेंशियल चेंज डिसाइड करेगा। अब आ जाते, मान लो हम इस बैटरी में यूं ट्रैवल करते, बी से ए की तरफ जाते, इधर बी से ए ट्रैवल करेंगे, तो इस बार पोटेंशियल चेंज कितना लिखेंगे पता है? मैग्नीट्यूड तो अभी अभी भी 12 वोल्ट होगा, ठीक, इसकी मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, मैग्नीट्यूड तो पोटेंशियल चेंज का अभी भी 12 होगा, लेकिन साइन क्या होगा? क्योंकि इस बार हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जा रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो चेंज पॉजिटिव। क्या प्रॉब्लम है इसमें? सब में तो सेम थ्योरी यूज कर रहा हूँ। इसमें करंट चाहे इधर हो या करंट चाहे इधर हो, एक ही बात है। बैटरी, बैटरी तुम्हें दे दी गई है इस तरह से, ठीक है? तुम कैसे भी ट्रेवल करो, ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल जो है ना वो हाई पर ही तो होगा, और नेगेटिव टर्मिनल लो पर ही होगा, ठीक है। बैटरी तो अपने टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, ठीक है। अब कैपेसिटर पर आ जाते हैं। ये कैपेसिटर के प्लेट्स है, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया है, इस पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया है, और इसको हमने सर्किट में कनेक्ट कर दिया है। तो हो सकता है ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, अभी इसमें करंट आ रहा होगा, या डिस्चार्ज हो रहा होगा, इससे करंट निकल रहा होगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, या इसमें करंट जीरो होगा, मतलब न चार्ज हो रहा होगा न डिस्चार्ज, ये चार्ज हो चुका है, फुल चार्ज हो गया है। करंट कुछ भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि
कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस अगर ट्रैवल करोगे तो हमेशा जो पॉजिटिव प्लेट है, जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर्ड है, तो उस प्लेट का तो पोटेंशियल हाई ही होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास हो। और जो नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट है वो हमेशा कैपेसिटर के लिए लोअर पोटेंशियल पर होता है। ठीक है, तो करंट इस बार नहीं डिसाइड कर, वो करंट सिर्फ रेजिस्टर के लिए डिसाइड कर रहा है। तो तुम अगर मान लो ए से बी ट्रैवल करते हो तो पोटेंशियल चेंज इस बार कितना लिखोगे पता है? पोटेंशियल चेंज का साइन क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड से ज्यादा साइन क्या लिखोगे? हम हायर से लोअर जा रहे हैं तो फॉल क्या है? तो नेगेटिव। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो क्यू अपॉन सी के इक्वल होगा। वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि उस टाइम में, जिस टाइम में तुम सर्किट कैपेसिटर के अक्रॉस ट्रैवल कर, उस टाइम में कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज डिफरेंस आएगा। तो ये चार्ज ज्यादा होगा, वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा होगा, कम होगा कम। लेकिन पोटेंशियल राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है वो डिपेंड करेगा कि तुम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव जा रहे हो या नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो। ठीक है, मान लो इसी में बोला जाता कि बी से ए हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम इधर इधर ट्रैवल कर रहे हैं बी से ए, तो बी से ए आने में पोटेंशियल चेंज कितना होगा बताओ? मैग्नीट्यूड क्यू बाई सी। करंट किधर भी हो, कैपेसिटर की करंट, करंट चार्ज बढ़ा रहा हो या कम कर रहा हो, लेकिन इस पे चार्ज तो ऑलरेडी आ गया ना पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल पर ऑलरेडी है और नेगेटिव नेगेटिव वाला लो पर है। तो अगर हम बी से ए ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये पहली बार मैं रिपीट कर रहा हूँ या मुझे लगता है कि मैंने ही असल में डिस्ट्रैक्शन की वजह से एक बार में सही से नहीं होता। ठीक है, इंडक्शन, इंडक्टर वाला। तो इंडक्टर वाला केस अभी तुम लोग क्यों पूछ रहे हो मुझे समझ में नहीं आता है। इंडक्टर वाला जो केस है ना, वो तो तुम्हारा आगे आएगा जब तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल चेंज लिखने का जो मेथड है वो ऑलमोस्ट रेजिस्टर के जैसा है। इंडक्टर के अक्रॉस करंट डिसाइड करेगा। ठीक है, मान लो इसमें करंट कुछ ऐसे है। ठीक है, तो पोटेंशियल चेंज का जो मैग्नीट्यूड होता है एल डी आई बाई डी टी। मतलब इंडक्टर के अक्रॉस भी एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है अगर इंडक्टर के अक्रॉस करंट चेंज कर रहा हो तो। अगर ये ऐसे कॉइल है, मतलब इंडक्टर कॉइल है और इसके अक्रॉस करंट कांस्टेंट करंट शो कर रहा है 5 एम्पीयर, करंट चेंज नहीं कर रहा है, तो डी आई बाई डी टी जीरो होगा, पोटेंशियल चेंज जीरो होगा। ठीक है, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस तभी आता है जब इंडक्टर के अक्रॉस करंट चेंज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये डीसी सर्किट में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब जब डीसी सर्किट स्टेडी स्टेट में आ गया है। ठीक है, अगर करंट की वैल्यू चेंज कर रही है तो फिर ये इंडक्टर अपने अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस लाएगा। ठीक, कितना लाएगा? वो एल डी आई बाई डी टी के इक्वल होगा। लेकिन कौन सा हाई पर होगा, कौन सा लो पर होगा, तो वो फिर से हम अगर मान लो हम ए से बी जा रहे हैं, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो पोटेंशियल राइज करेगा और अ, अगर बी से आ रहे हैं तो फॉल करेगा। लेकिन ये इतना भी सीधा नहीं है, क्योंकि इंडक्टर्स के लिए जो पोटेंशियल चेंज का साइन है वो सिर्फ अ, आगे प्लस लिखा है या माइनस लिखा है उससे नहीं, वो डी आई बाई डी टी पर भी डिपेंड करेगा कि अगर करंट इंक्रीज कर रही है और तुम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर तब साइन पॉजिटिव होगा। अगर करंट डिक्रीज करी तो इसका साइन नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, तो ओवरऑल पोटेंशियल चेंज नेगेटिव। लेकिन इसके बारे में अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी जैसा बस मेथड बता दिया है कि साइन होता है करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ECL रेजिस्टेंस बैटरी सब रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, आर की तरह रेजिस्टेंस नहीं नहीं, देखो देखो हर एलिमेंट के अक्रॉस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, और सही मायने में आगे देखोगे कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता है। कैपेसिटर को छोड़ दो, कैपेसिटर एक यूनिक एलिमेंट है सर्किट में
जो कि ओपन होता है। इसके अलावा कोई भी, चाहे वो बैटरी हो, सिंबल कैसा भी ड्रॉ करें, इंडक्टर हो, रेजिस्टर हो, वो हमेशा क्लोज होता है, मतलब उसके पास चार्जेस एक्चुअली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं। लेकिन कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटर की एक प्लेट पर चार्ज आकर के रुक जाता है, फिर दूसरे प्लेट से चार्ज निकलते हैं, इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आ, कोई भी एलिमेंट है, जैसे रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर के पास कुछ ना कुछ इंडक्टेंस भी होती है, उसको हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। या कोई भी इंडक्टर है तो उसके पास इंडक्टेंस के साथ साथ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी अपनी। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई आइडियल रेजिस्टर कहा गया, आइडियल इंडक्टर कहा गया, तो तुम्हें ऐसा मान के चलना है कि अगर आइडियल इंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, या आइडियल रेजिस्टर है तो उसकी इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब नेग्लिजिबल है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, किसी भी एक एलिमेंट में बाकी दोनों, मतलब आर, सी और एल, ये तीनों एलिमेंट के साथ एसोसिएट होते हैं। ठीक है, अब हम सर्किट सॉल्विंग के स्टेप्स पर आ जाते हैं, और सर्किट सॉल्विंग के स्टेप्स लिखाऊंगा, इसको अप्लाई करके हम किसी भी जनरल सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, और एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा क्वेश्चन ही ले लेते हैं। मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को तुम में से हर कोई सॉल्व करके आंसर 1 मिनट में बता सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रॉपर स्ट्रैटेजी अप्लाई करके इस सर्किट को सॉल्व किया जाए पहली बार। ठीक है, ताकि इसके बाद जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन हो, तो हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, मैं थोड़ा सर्किट में बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा सर्किट कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये हमारा सर्किट है। अब इसमें कुछ रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक, कैसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बैटरी है हमारी, बैटरी कुछ इस तरह से। इनकी वैल्यूज कितनी कितनी है, तो यहाँ पे लेटेस्ट से ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और इस बैटरी के पॉजिटिव एंड को एक रेजिस्टर से कनेक्ट करते हैं, और इसकी रेजिस्टेंस 1 मिनट, शाहिद मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। रेजिस्टेंस इनकी कितनी कितनी है, तो ये लेटेस्ट से 6 ओम है। ठीक है, और ये चलो इसको 8 ओम कर देते हैं। ये 6 ओम है, और ये है 3 ओम। ठीक है, और ये मान लो 8 ओम। ठीक है, और ये मान लो 30 वोल्ट है। ठीक है, तो ये हमें कोई सर्किट ड्रॉ करके दे दिया गया है, कहा गया है कि इस सर्किट को सॉल्व करो, जिसका मतलब है कि करंट हर ब्रांच में पता करो, हर पॉइंट पर वोल्टेज पता करो। तो तुम सोचोगे, और अभी हम लोग सिर्फ रेजिस्टर सर्किट्स तक ही कन्फाइंड है, और आगे के सर्किट्स बाद में देखेंगे। तुम सोचोगे कि पोटेंशियल हम हर पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें करंट पता चल जाए। अगर करंट की वैल्यू पता है ना, तो एक पॉइंट से ट्रैवल करते हुए दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे जाओगे, तो पोटेंशियल चेंज लिखना आता ही है, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाओगे। तो इनडायरेक्टली सर्किट सॉल्व करने का मतलब है हर ब्रांच में पहले हमें करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हर ब्रांच में करंट कितना होगा। ठीक है, ऐसे किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है, और मैं तुम्हें अश्योर कर रहा हूँ कि इन स्टेप्स को यूज करके सर्किट चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर इनको प्रॉपरली तुम फॉलो करोगे तो हर सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंस बस यही आएगा कि अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो उसमें तुम्हें ज्यादा इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, और सॉल्व उसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी होगा। ठीक है, सिंपल सर्किट है, जल्दी सॉल्व। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी प्रॉपरली फॉलो करोगे, तो ये श्योर है कि सर्किट को सॉल्व होना ही है, किसी भी सर्किट को सॉल्व होना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, सर्किट सॉल्विंग के लिए स्टेप नंबर 1,
ये सबसे पहला स्टेप कहता है कि अज्यूम, ठीक है, currents in every branch of the circuit, ठीक है, after applying, नहीं, जितने भी स्टेप्स मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि जहां पर भी स्टेप्स लिखवाया है तो मैं कोशिश करता हूँ 3 स्टेप्स में कन्फाइन करूँ, वरना उसको एक्सपैंड करके तो 4-5 स्टेप्स भी बनाए जा सकते हैं। 3 स्टेप्स याद रखना आसान होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लकीली मतलब लकीली मैं सर्किट सॉल्विंग के स्टेप्स को 2 ही स्टेप्स में कन्फाइन कर पाया हूँ, तो तुम्हें सिर्फ 2 ही स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का कि अज्यूम करंट वेरिएबल्स, इसको यहाँ पे करंट वेरिएबल्स लिखना है, करंट वेरिएबल्स, ठीक है, इन एवरी ब्रांच ऑफ द सर्किट। लास्ट में एक और सेंटेंस ऐड किया गया, आफ्टर अप्लाइंग केसीएल, ठीक है। तो पहले स्टेप के अकॉर्डिंग तुम्हें हर ब्रांच में कुछ ना कुछ करंट अपनी मर्जी से अज्यूम कर लेनी है, ठीक, करंट वेरिएबल के टर्म्स में, ठीक है। लेकिन कैसे, मतलब केसीएल अप्लाई करते हुए अज्यूम करना है। तो ये पहला स्टेप अप्लाई करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि केसीएल क्या है, ठीक है। केसीएल तो तुम लोगों ने वैसे पढ़ा होगा, ठीक है। केसीएल, हाँ, किरचॉफ्स करंट लॉ या करंट रूल, ठीक, इसी को जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल भी कहते हैं, जंक्शन रूल। किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है इसको अच्छे से समझो। और ये जंक्शन रूल है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये किसी जंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अभी पढ़ लो, ये बहुत सिंपल सा लॉ है। किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि अगर तुम्हारे पास सर्किट में कोई नोड आता है, कोई जंक्शन आता है, ठीक है, जंक्शन का मतलब है कि 2 से ज्यादा ब्रांचेस होंगी। मान लो तुम्हारे पास कोई जंक्शन इस तरह का है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से जंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो तो किरचॉफ जंक्शन रूल कहता है कि ऑब्वियसली ये जंक्शन है, तो इस जंक्शन में कुछ ब्रांचेस से करंट एंटर कर रहे होंगे जंक्शन की तरफ, ठीक है, और कुछ ब्रांचेस से करंट एग्जिट कर रहे होंगे, ठीक है। तो किरचॉफ जंक्शन रूल कहता है कि किसी भी जंक्शन पे हमेशा करंट एंटरिंग द जंक्शन एंड एग्जिटिंग द जंक्शन बिल्कुल सेम हो, ठीक है। इसका स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है क्या? करंट एंटरिंग विल ऑलवेज, ठीक, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बी इक्वल टू द करंट एग्जिटिंग द जंक्शन, ठीक है, सिंपल है। अगर तुम्हें अपनी सर्किट में कहीं पर कोई जंक्शन दिखता है, जंक्शन का मतलब है 2 से ज्यादा ब्रांचेस है, 3 है, 4 है, 5 है, हालांकि 2 के लिए भी ट्रू होगा, लेकिन 2 के लिए तो ट्रू होना ही है क्योंकि उसमें एक ही रास्ता है, तो करंट एक साइड से आ रहा है, दूसरी साइड जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी जंक्शन पे सर्किट के अंदर कोई भी जंक्शन मिलता है तो किसी भी जंक्शन पे जितना भी करंट एंटर करेगा उतना ही करंट एग्जिट करेगा, ठीक है। तो किरचॉफ जंक्शन रूल अप्लाई करके इस नोड पर क्या लिखेंगे पता है? लिखेंगे करंट एंटरिंग क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इक्वल होगा I4 प्लस I5। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब इसका रीजन क्या है? ये जंक्शन रूल फॉलो होने का रीजन क्या है?
है, क्यों एंटरिंग और एग्जिटिंग करंट सेम होंगे, क्यों अलग अलग नहीं हो सकते? तो इसका रीजन हम लोग देते हैं, तुम लोग कोई बताना चाहो? एंटरिंग एग्जिटिंग क्यों सेम होगा? क्योंकि स्टेडी स्टेट में हम बोलते हैं कि अगर कोई वर्किंग सर्किट है और स्टेडी स्टेट में है, या हाँ, क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास सर्किट है, तो करंट एंटरिंग का मतलब होता है कि चार्जेस एंटर कर रहे हैं, और एग्जिटिंग का मतलब है कि चार्जेस एग्जिट कर रहे हैं। तो अगर अगर एंटरिंग चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे और एग्जिटिंग चार्जेस कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा ना, जंक्शन पर चार्ज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये तो सर्किट ऐसा स्टेबल नहीं होगा ना। ठीक है, तो हम अज्यूम करें किसी भी नोड पर ना चार्ज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा चार्ज, क्योंकि ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस नहीं है। तो जंक्शन पे चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है, तो क्योंकि चार्ज वहां पे स्टोर नहीं हो सकता, या इस तरह से बोल सकते हैं कि जो जंक्शन है वो ना ही सोर्स ऑफ चार्ज है, ना ही सिंक ऑफ चार्ज है, ना ही वो चार्ज क्रिएट कर रहा है वहां पे, ना ही चार्ज को अब्सॉर्ब कर रहा है। तो जितने भी चार्जेस आए हैं जंक्शन पर, उतने चार्जेस को निकल के जाना भी पड़ेगा। ठीक है, इसका एक ही तरीका है कि एंटरिंग करंट और एग्जिटिंग करंट सेम होना चाहिए। तो क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पहले, अब तो इतने आसान क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पहले इस तरह का पूछा जाता था कि ये किरचॉफ जंक्शन रूल किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो हम बोलते थे ये चार्ज चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेप कहता है कि किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए तुम अपने सर्किट के हर एक ब्रांच में करंट वेरिएबल्स अज्यूम कर लो, लेकिन करंट वेरिएबल्स इस तरह से अज्यूम करो कि केसीएल कहीं पर वायलेट नहीं हो रहा हो। ठीक, जंक्शन रूल अप्लाई करते हुए ही केसीएल अप्लाई, पहला स्टेप अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सर्किट है, और इसमें एक ये वाला ब्रांच है, दो तीन, तो तीन ही ब्रांच है, मेन यही तीनों ब्रांचेस होंगी। ठीक है, इन तीनों में हमें करंट की कुछ वैल्यूज लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, लेट अस से आई करंट निकलता है। ठीक है, आई वेरिएबल है, हमने अज्यूम कर लिया कि 8 ओम के अक्रॉस आई करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है। ठीक है, तो ये आई करंट यहाँ भी जाएगा, ठीक है, यहाँ भी जाएगा, लेकिन जैसे आई करंट इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसको जंक्शन मिलेगा। ठीक है, जंक्शन मिलने का मतलब है ये जो आई करंट आया है उसका कुछ पार्ट 6 ओम में जाएगा और कुछ पार्ट 3 ओम में जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि लेटेस्ट से 6 ओम में ना I1 करंट आ गया। ठीक है, तो अगर 6 ओम में I1 करंट आया है, तो केसीएल अप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ कि 3 ओम में I माइनस I1 करंट ही जाएगा। गलत कह रहा हूँ? ठीक है, अब I1 करंट ऊपर वाले से पास किया, नीचे वाले से I माइनस I1, अब ये दोनों यहाँ पर ज्वाइन हो गए, और दोनों ज्वाइन होकर के I1 प्लस I माइनस I1, ये I करंट बन गया। ठीक है, अब ये I करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर गया। तो हर ब्रांच में हमने करंट अज्यूम कर लिया, पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक, केसीएल अप्लाई करते हुए हर ब्रांच में, अब कोई भी ऐसा ब्रांच नहीं है जिसमें कि तुमने करंट वेरिएबल अज्यूम नहीं किया है। ठीक है, सिंपल है, कर लोगे, कैसा भी सर्किट है ऐसा कर सकते हो, है ना। और ये तो आसान स्टेप है ना, तुम लोगों को आसान नहीं लग रहा है क्या? उसके बाद दूसरा स्टेप, और दूसरा स्टेप ही मेन स्टेप है। दूसरा स्टेप कहता है कि अप्लाई केवीएल इन एज मेनी लूप्स एज देयर आर
current variables in the circuit. तो दूसरा स्टेप कहता है सर्किट सॉल्व करने का कि तुमने पहले तो हर ब्रांच में करंट अपने से अज्यूम कर लिया, जैसे इसमें आई और I1 के टर्म्स में हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू तुमने अज्यूम कर ली। अब दूसरा स्टेप कहता है कि तुमने पहले स्टेप में जितने भी करंट वेरिएबल्स अज्यूम किए थे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हमने अज्यूम किए हैं, आई और I1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, है ना, 2 वेरिएबल। तो दूसरा स्टेप कहता है कि बिल्कुल तुम्हें अपने सर्किट में ना 2 लूप्स ढूंढने पड़ेंगे। अब लूप्स का क्या मतलब होता है? लूप्स का मतलब होता है कि अपने सर्किट के अंदर किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो और सेम पॉइंट पे वापस पहुंच जाओ, किसी भी पाथ को फॉलो करके, किसी भी क्लोज पाथ को फॉलो करके सेम पॉइंट पर, वो लूप कहलाएगा। तो यहाँ पे एक लूप ये भी हो गया, एक लूप ये वाला भी हो गया, एक लूप ये वाला भी हो गया, यहाँ पे 3 लूप बन रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेप कहता है कि जितने करंट वेरिएबल्स तुमने अज्यूम किए हैं उतने ही लूप्स में केवीएल अप्लाई कर दो। तो केवीएल अप्लाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि केवीएल होता क्या है। तो हम पहले केवीएल डिस्कस कर लेते हैं। केवीएल का मतलब है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसी का नाम है लूप रूल। ठीक, जैसे जंक्शन रूल था पिछला वाला करंट के लिए, इसी तरह वोल्टेज के लिए लूप रूल है। लूप रूल क्या कहता है? लूप रूल क्या कहता है कि मान लो अपने सर्किट में, ठीक है, तुम कोई एक लूप फॉर्म करते हो और उस लूप के अंदर एक पॉइंट से ट्रैवल करके दूसरे पॉइंट तक आ जाते हो, ठीक है, सॉरी, एक पॉइंट से ट्रैवल करके लूप के अराउंड सेम पॉइंट पर वापस आ जाते हो। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि कभी भी एक क्लोज्ड लूप के अंदर, क्लोज्ड लूप के अलोंग टोटल पोटेंशियल चेंज हमेशा 0 होगा। अगर क्लोज्ड लूप है, अगर क्लोज्ड लूप है तो टोटल पोटेंशियल चेंज हमेशा 0 होगा। क्यों? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आशीष, टोटल पोटेंशियल चेंज, चेंज लिखो या ड्रॉप लिखो एक ही बात है, टोटल पोटेंशियल चेंज, क्योंकि मैं चेंज के टर्म्स में बार बार हर चीज मेंशन कर रहा हूँ, इसलिए चेंज के टर्म्स में केवीएल लिखा, टोटल पोटेंशियल चेंज, ठीक है, अलोंग, ठीक है, total potential change in a closed loop is always 0। ठीक है, तो अब पोटेंशियल चेंज का मतलब क्या होता है? वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। तो अगर तुम एक पॉइंट से ट्रेवल करके सेम पॉइंट पर वापस आ गए हो, तो इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं क्लोज पाथ में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, तो क्लोज्ड पाथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो केवीएल का मतलब तो क्लियर है। केवीएल का मतलब है किसी भी लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा? तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो इसको तुम एनर्जी कंजर्वेशन बोल सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो दूसरा स्टेप कहता है कि यहाँ पर जितने भी करंट वेरिएबल्स है, 2 करंट वेरिएबल्स, तो तुम कोई भी 2 लूप सेलेक्ट करो और उन दोनों लूप्स में
टोटल पोटेंशियल चेंज कैलकुलेट करो और उस पोटेंशियल चेंज को 0 से इक्वेट कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दो लूप्स कौन कौन से सेलेक्ट किए जाए? तो एक काम करता हूँ, इनको नंबरिंग कर देता हूँ, तो इससे तुम्हें आसानी होगी। बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक्स है, ये वाई है। ठीक है, कोई भी दो लूप सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले लेटेस्ट से हम लोग एक काम करते हैं कि सबसे पहले ये वाला लूप सेलेक्ट करते हैं, ऊपर वाला सेलेक्ट करते हैं। लूप को देखो, लूप कौन सा सेलेक्ट किया है? लूप है मान लो हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से ट्रेवल करके बी तक गए, फिर बी से हम सी तक गए 6 ओम के अक्रॉस, तो बी के बाद एक्स पे गए, सी पे गए, डी पे गए और वापस ए पे। ये हमारा पहला लूप है, और इसी लूप के अक्रॉस हम ए से स्टार्ट करके इसी लूप के अक्रॉस हम केवीएल अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो केवीएल अप्लाई करते हैं। केवीएल क्या कहता है? केवीएल कहता है कि तुम अपने लूप के अलोंग ट्रैवल करो और ट्रैवल करके देखो कि टोटल पोटेंशियल चेंज कितना हुआ कंप्लीट लूप के अराउंड। ठीक है, तो अब ए से ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो तुम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। सबसे पहले हम ए से बी ट्रैवल करेंगे, ए से बी ट्रैवल में कितना पोटेंशियल चेंज करेगा? ए से बी ट्रैवल करने में कितना पोटेंशियल चेंज करेगा, बताओ। अरे ए से बी तो हम कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि कंडक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो आई तो है लेकिन आर 0 है, तो कोई पोटेंशियल ए से बी, ए का पोटेंशियल जितना है उतना ही बी का पोटेंशियल है। ठीक है, तो बी पॉइंट पर पहुंच गए, कोई पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। अब बी से हम ट्रैवल करना स्टार्ट करें, लेकिन बी से हम सी की तरफ जा रहे हैं ऊपर वाले ब्रांच में, तो बी से सी जाने में कितना पोटेंशियल चेंज होगा? तो जब हम बी से सी ट्रैवल करते हैं तो हमें रास्ते में एक रेजिस्टर मिलता है। ठीक है, और रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, पोटेंशियल चेंज कितना होता है? आई आर के इक्वल। तो यहाँ पे आर 6 ओम है, आई I1 है, तो हम लिखेंगे 6I1। 6I1, ये तो पोटेंशियल चेंज का मैग्नीट्यूड हुआ। अब ये बताओ कि हम लूप के अलोंग जब ट्रैवल कर रहे हैं बी से सी की तरफ, तो पोटेंशियल राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है बी से सी जाने में? क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो पोटेंशियल फॉल करेगा, हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, सी पर आ गए, अब सी से आगे चलते हैं, सी से डी तक आते हैं, तो सी से डी आने में क्या कोई पोटेंशियल चेंज करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टर है ही नहीं। ठीक, कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, डी पर पहुंच गए, अब डी से आगे चलते हैं। डी से ए जाने में हमें सबसे पहले एक बैटरी मिलेगी। ठीक है, तो डी से ए जाने में पहले बताओ इस बैटरी के अक्रॉस डी से ए की तरफ जाने में कितना पोटेंशियल चेंज होगा? बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज होता है बैटरी की ईएमएफ के इक्वल, तो वो तो हम लिखेंगे 30 है। ठीक है, लेकिन राइज होगा या फॉल होगा? क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, लोअर से हायर जा रहे हैं, तो ये राइज होगा, इसको लिखिए +30। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट तक पहुंच गए। अब इसके आगे ए की तरफ जा रहे हैं, तो हमें एक और रेजिस्टर मिल रहा है, और क्योंकि हम इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट के अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं तो पोटेंशियल फॉल होगा, और कितना पोटेंशियल फॉल होगा? वो 8I के इक्वल होगा। बैटरी के अक्रॉस रीड कीजिए। क्या कह रहे हो आशिक? बैटरी के अक्रॉस रिपीट कीजिए। देखो बैटरी के अक्रॉस में बोल रहा हूँ ना, कि बैटरी के अक्रॉस डी से ए अगर हम पहुंच ट्रैवल करें, तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज बैटरी की ईएमएफ के इक्वल होता है। ईएमएफ 30 वोल्ट है, लेकिन राइज किया या फॉल किया, तो यहाँ पे बैटरी के ना हम क्योंकि डी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो डी से ए की तरफ जाने में हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, बैटरी का जो छोटा वाला बार है ना, वो नेगेटिव टर्मिनल है। आया सर। ए पॉइंट पर पहुंच गए, लूप कंप्लीट हो गया।
हम बोलेंगे ये जो टोटल ये हमेशा 0 ही होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब इसी तरह से दूसरा लूप लिखते हैं। अब कोई दूसरा लूप सेलेक्ट करते हैं। एक लूप एक लूप तो एक लूप के लिए तो केवीएल लिख दिया, लेकिन एक लूप से काम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 करंट वेरिएबल्स है ना, उसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए, तो तुम्हें किसी 2 लूप में केवीएल लिखनी पड़ेगी। लूप 2, तो इस बार लूप 2 में ऐसा करता हूँ, ये सेलेक्ट करता हूँ, ये हमारा लूप 2 है। बी से स्टार्ट कर रहे हैं, बी से एक्स गए, सी गए, लेकिन वापस वाई आए, फिर बी आए। ठीक है, दूसरा लूप कौन सा है समझ में आ गया? ये वाला लूप है। ठीक है, ठीक है, बी से स्टार्ट करके एक एक करके बताओ हर एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज कितना होगा। तो सबसे पहले बी से सी की तरफ जाएंगे 6 ओम के अक्रॉस, तो रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रैवल कर रहे हैं, और रेजिस्टर के अक्रॉस कितना होगा? रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रैवल कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या लिखूं, माइनस या प्लस? -6I1। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद हम सी से बी की तरफ आ रहे हैं 3 ओम को क्रॉस करके। ठीक है, तो सबसे पहले साइन क्या लिखे, क्योंकि इस बार हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो उसको प्लस लिख देते हैं, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, रेजिस्टर, ठीक है, टाइम्स आई आर आई। ठीक है, यही लिखेंगे ना, इसको चेक कर लो, सब लोग चेक कर लो, ये इक्वल होगा 0। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद तुम्हें आई की वैल्यू और I1 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद पता चल जाए। इन लोगों को सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से ये 3 एम्पेयर इधर आएगा, और I1 की वैल्यू आएगी, I1 की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, 1 एम्पेयर। ठीक है, I1 की वैल्यू पता चल गई, तो 6 ओम में 1 एम्पेयर जाएगा, और 3 ओम में 2 एम्पेयर जाएगा। ठीक है, अब ये करंट पता चल गया तो हर पॉइंट का वोल्टेज भी बता सकते हो। अभी पॉइंट का वोल्टेज नहीं बता सकते हैं, लेकिन किसी भी 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस बता सकते हैं, एक से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करके। ठीक, क्योंकि अब हर हर ब्रांच में हमें करंट पता है। अगर किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट वोल्टेज पूछा जाएगा ना, तो तुम्हें सर्किट के किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल बता दिया जाएगा। तो जैसे ही किसी, मान लो यहाँ पे बता दिया गया ये वाला पॉइंट 0 वोल्ट, इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो अब एक पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हें पूछा जाए बी का पोटेंशियल कितना होगा, तो इस ग्राउंड से ट्रैवल करके बी तक आ जाओ, करंट पता है तो बी का पोटेंशियल पता चल जाएगा, है ना। एक्स का पूछा है और किसी भी पॉइंट का पूछा है, तुम नोन पोटेंशियल वाले पॉइंट से अननोन पोटेंशियल वाले पॉइंट तक ट्रैवल करके पोटेंशियल चेंज की वैल्यू लिखो, तो तुम्हें अननोन पोटेंशियल की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम्हें एक दे देता हूँ। ये रफ में लिखा है क्योंकि ये बहुत बेसिक, ठीक है, ये क्वेश्चन एक दे देता हूँ मैं तुम्हें, इसको तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, अभी के लिए, वरना और कुछ असाइनमेंट्स तुम्हें दे दूंगा क्लास में। ये सर्किट कुछ इस तरह से है। एक मिनट तुम आशिक, एक मिनट तुम्हारे पॉइंट पर आ रहा हूँ, बस ये लास्ट पॉइंट लिख दो। नहीं, कोई भी लूप सेलेक्ट करोगे तुम्हारी मर्जी है, कोई भी लूप सेलेक्ट करोगे सेम रिजल्ट आना ही है। ठीक है, ये तुम्हारे पास सर्किट है, इसमें है ऐसे, थोड़ा मैं रफ फिगर ही बना रहा हूँ जल्दी के लिए। ये तो ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है, ये 1 वोल्ट
2 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो इस सर्किट को सॉल्व करना है। तो इसमें हर ब्रांच में तुम्हें करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करना है। अच्छा हाँ, इसमें कई बार तुम्हें लग सकता है कि हमने तो करंट अपनी मर्जी से मान लिया। उस केस में क्या होगा अगर हमने एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन अज्यूम कर ली, ठीक है। मान लो हमने उल्टी डायरेक्शन में करंट अपने से अज्यूम कर लिया। मान लो एक्चुअली करंट इधर फ्लो कर रहा था लेकिन I1 हमने इधर मान लिया। ऐसा हो सकता है, तो उसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। हर बार की तरह अगर तुमने करंट की डायरेक्शन एक्चुअल डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अज्यूम कर ली है, तो फाइनल रिजल्ट में करंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और इसमें एक और पॉइंट था, कल मुझे याद दिलाना, मैं अभी ग्राउंडिंग किया तो याद है। ये जो ग्राउंडिंग का मतलब होता है अर्थ से कनेक्ट किया, और अर्थ का पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट हम 0 मानते हैं। लेकिन अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ये सब तुम डिस्कस कर चुके हो, तो अब तुम थोड़ा गेस कर सकते हो, थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि अर्थ का पोटेंशियल हम क्यों 0 मानते हैं, ठीक। खुद सोच करके आना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, उसको ट्राई करना। फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बहुत सारे सर्किट सॉल्व करेंगे अच्छे लेवल के। ठीक है, क्लास ओवर है और अब डाउट्स